हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और समझेंगे क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, स्टेटमेंट पे हम बाद में जाएंगे, पहले ये समझेंगे कि क्या एक्चुअली में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हो रहा है। तो हमने एक पार्टिकल लिया और ये पार्टिकल मेरे पास समझ लो ये है पी एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल पर दो वेव पहुंच सकती हैं, दो से ज़्यादा पहुंच सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंगल वेव की बात नहीं करनी है। यहाँ पर सिंगल वेव की बात नहीं करनी है। 2 or more waves reaches at point P, ठीक है। तो करना क्या मुझे, मैंने मान लिया कि हमारे पास एक वेव ये है, ये वेव ऐसे मस्ती में घूमते हुए यहाँ पहुँची इस पार्टिकल के पास, और उधर से दूसरी वेव भी ऐसे घूमते घूमते घुमाते यहाँ पहुँची। ये वेव नंबर 2 और ये वेव नंबर 1। अब दो वेव जब पहुंचेंगी पॉइंट पी पर कोई पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मुद्दा ये है कि हम ये समझना चाह रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब हो सकता है कि दोनों वेव सेम फेज में आए, हो सकता है दोनों वेव अपोजिट फेज में आए, हो सकता है एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो सकता है दूसरे का एम्पलीट्यूड कम हो। बहुत सारी बातें होंगी, सिचुएशंस बनेंगी, समझेंगे। पर पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये वेव इधर जा रही है, ये वाली वेव इधर आ रही है। जब दो वेव कहीं पर पहुंचती हैं तो पार्टिकल डिस्प्लेस होता है। हो सकता है किसी एक ने उठाने की कोशिश करी और दूसरी वाली वेव ने उसको दबाने की कोशिश करी, तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। उस चीज़ को स्टेटमेंट में कैसे लिखा जाता है वो मैं लिख रहा हूँ, उसको आप कॉपी करेंगे। क्या होगा, व्हेन 2 or more waves, 2 or more waves traveling through a medium, TROUGS, through a medium, ठीक है। तो when 2 or more waves traveling through a medium superimpose on each other, superimpose on each other, दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो गए। सुपर इम्पोज का मतलब हो गया एक दूसरे पे चढ़ गए, एक दूसरे के ऊपर लद से गए, बैठ से गए। देन resultant displacement of particle resultant displacement of particle at any point at a given instant is equal to vector sum of displacement produced by individual waves। जो दोनों अलग अलग वेव्स हैं, उन्होंने जो भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया होगा पॉइंट पी पर कोई पार्टिकल है, उस पर दोनों वेव्स ने जो भी अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया होगा, किसी ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी होगी, दूसरी हो सकता है दूसरी वाली वेव ने उसे नीचे दबाने की कोशिश करी होगी, तो दोनों वेव का अल्टीमेटली रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आया, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द वेव्स। दोनों वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द वेव्स। दोनों वेव्स के अलग अलग, दो से ज्यादा वेव होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप y1 + y2 + y3, लेकिन वेक्टर सम करते रहिएगा कि जो सिचुएशन हो रही होगी वो प्लस हो रहा होगा कि माइनस हो रहा होगा, वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या लिखना है, लेट 2 waves, let y1 and y2 be the displacement
प्रोड्यूस्ड बाई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाई वेव्स या इंडिविजुअल वेव्स देन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से वाई नेट लिखिए या वाई लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर ये आ गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, अब वो प्लस माइनस एडजस्ट होता रहेगा कि क्या होना है, प्लस होना है कि माइनस होना है। तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अभी क्या हो गया, ये बात समझ में आई कि हमने क्या बताया आपको कि कोई पार्टिकल है उस पर दो वेव्स या दो से ज़्यादा वेव्स रीच करती हैं एट अ टाइम। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू वेव्स मीन्स दीज टू इंडिविजुअल वेव्स जो भी अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही होंगी पॉइंट पी पर, उन्हीं के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये तो सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब जरा इसकी फीलिंग लेते हैं। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि y इज इक्वल टू क्या हो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो सकता है। हो सकता है कि y इज इक्वल टू जो नेट डिस्प्लेसमेंट है हो सकता है कि y1 इक्विवेलेंट y2 हो। मतलब ये कि दोनों में जो बड़ा होगा उसको आगे रख लेंगे और जो छोटा होगा उसको पीछे कर देंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। और हो सकता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब है, व्हेन y1 इज इक्वल टू y2। मतलब अगर दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो वो कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का आएगा वो 0 आ जाएगा। उसकी केवल एक ही सिचुएशन बन सकती है जब दोनों वेव्स के थ्रू डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाए, क्लियर है, या फिर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम आ जाए। हम उसको फिगर के थ्रू समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर केस कैसे बन सकते हैं। तो पहला हम केस लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में मैंने ऐसा एज्यूम किया कि हमारे पास क्या आने वाला है कि दो वेव्स हैं और दोनों सेम फेज में हैं, ठीक है, दोनों सेम फेज में है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही होगी कि ये वेव, एक वेव ऐसे है, ठीक, तो यहाँ पर इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, y1 है। दूसरी वेव हमारे पास ये है, उसका जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसे। तो इस वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है, y2। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो क्या सिचुएशन बनती है, y नेट की सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ये y नेट की है। ये y नेट जो आएगा, y नेट वो क्या होगा, वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट जो दोनों सेम फेज में है उनका ऐड हो जाता है। ऐसे ही अगर दोनों अपोजिट फेज में होते तो सिचुएशन क्या होती, अगर दो वेव्स केस ऐसा बना लीजिए, केस सेकंड, तो ये हो सकता है कि एक वेव नीचे से उठ रही हो और दूसरी वेव भी नीचे से ही उठ रही हो, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो होगा क्या, जो नेट डिस्प्लेसमेंट आने वाला है वो नीचे ही आएगा, ज़्यादा करके नीचे से ही उठ के ज़्यादा आएगा। तो मतलब इन दोनों का एड अप होकर के ये आएगा y नेट, क्या जाता है, ये आएगा y नेट। तो y नेट क्या आएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा। यहाँ y1 होगा, यहाँ पर y2 हो जाएगा। ये 0 0 की लाइन होती है। ये बात आपको शायद समझ में आ रही क्या बता रहा हूँ मैं। तो ये तो सिचुएशन सिंपल सी हो गई। अब यहीं पर ये हो सकता हो कि एक वेव ऊपर से जाए और दूसरी वेव नीचे से जाए और दोनों के फेज अपोजिट है, बट एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। एम्पलीट्यूड सेम ना होने का क्या प्रोसेस तरीका हो सकता है उसको जरा देखिए। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ये बात हो सकती है कि अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास ये वेव है, ये वेव जा रही है ऊपर से, ऐसे गई,
ठीक। दूसरी वेव हमारे पास क्या है, वो नीचे से जा रही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका क्या होने वाला है, इन दोनों का जरा देखिए, इसका फेज ऊपर की तरफ है, ये y1 डिस्प्लेसमेंट है, ये y2 डिस्प्लेसमेंट है, ये y2 है। अब मुझे क्या दिखाना है, इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। नेट का मतलब क्या, ये नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कम है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ से वो दोनों का डिफरेंस होगा, बट नीचे से बनेगा। अब सिचुएशन क्या हो सकती है, हो सकता है y1 माइनस y2 की वैल्यू y1 से बड़ी हो या y1 के इक्वल हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे, जैसे मैं 4 लूँ और 2 लूँ, तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 आएगा, तो 2 के ऊपर से जाएगा। अगर मैं ऐसा ले लूँ कि मेरा एक 3 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड हो, दूसरा 1 सेंटीमीटर का हो, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 1, तो 1 जो आ रहा है वो 2 आएगा, तो 2 1 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है ना, तो हायर वैल्यू से कम आएगा, लोअर वैल्यू से ज़्यादा, और इक्वल हो सकता है या तो ज़्यादा होगा। सॉरी, यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ बनेगा नीचे से ही, लेकिन इससे थोड़ा देखिए, ये वाला कम था, ये उससे ज़्यादा बड़ा है, बनेगा नीचे से ही, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, मतलब कुछ ऐसा आया। ठीक, तो ये बन गया y नेट। क्या बन गया, y नेट। तो y नेट की जो वैल्यू आई वो y2 माइनस y1 आएगी। क्या आएगी, यहाँ से y2 माइनस y1 निकलेगा, ये y2 माइनस y1। क्लियर हुआ ये। अच्छा, ऐसा ही दूसरा केस यहाँ भी और बन सकता है। क्या बन सकता है यहाँ पे, बनने का ये है कि अब मैं ऊपर की तरफ ज़्यादा ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ ज़्यादा मेरा एम्पलीट्यूड कैसे है, ये है, ये एम्पलीट्यूड मेरा ज़्यादा है थोड़ा सा, और नीचे की तरफ जो एम्पलीट्यूड है वो मेरा छोटा है थोड़ा सा, ये मेरा एम्पलीट्यूड नीचे की ओर छोटा है, ऐसे है। तो जो नेट आने वाला है, नेट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो ऊपर से बनेगा, ये नेट आएगा कुछ ऐसा नेट आ गया। तो ये वाली बात किसकी हो गई, ये हमारे पास y की बात हो गई। देखिए, इसका एम्पलीट्यूड y1, इसका एम्पलीट्यूड y2, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये होगा y, तो y का मतलब y नेट ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू देखिए y1 ज़्यादा है, तो y1 माइनस y2। तो ये सिंपल तरीके थे जिसमें से आपको ये समझ में आया कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, एक केस और मैं समझाता हूँ आपको कि अगर एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो क्या होने वाला है। देखिए, एक वेव ये जिसका एम्पलीट्यूड ऐसे, और दूसरी वेव सेम एग्जैक्टली ऐसे ही, लेकिन वो नीचे से स्टार्ट हो रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, इसका एम्पलीट्यूड भी a और इसका भी एम्पलीट्यूड a। बताइए इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कैसा होगा, y नेट 0 आएगा। क्यों 0 आने वाला है, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में है, एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों अपोजिट फेज में है। तो हम कुछ नहीं बनाते, हम सिर्फ लाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सिर्फ लाइन बना देते हैं। तो ये लाइन बताता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। ये वाली लाइन t के लिए बताती है। क्या बताती है, ये सारी लाइनें t के लिए बताती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, t करना है आपको। ये सारी लाइनें t के लिए बताती हैं, ये t के है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। तो आप ये सिंपली बना लोगे। तो इतनी बातें समझ में आ जाने के बाद क्या होगा, अब आपको ये देखना है कि कितने तरीके का ये होता है। ठीक है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो 2 तरीके का होता है। वो 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम बात करते हैं। देखिए 2 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको समझा दूँ। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नहीं जाना अभी तो आपको बात करनी है किस पर, सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कौन सा लेना है, आपको बताना है पहले कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 2 तरह से यूज करना है आपको। तो क्या होगा, पहला होगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है तो इसमें क्या होता है कि दोनों वेव्स सेम फेज में सुपर इम्पोज होती हैं। इफ व्हेन
both waves are superimposed when both waves are superimposed in same phase. Superimpose in same phase, अगर सेम फेज में हुई तो ये कहानी होगी, superimpose in same phase, then amplitude and intensity, जो इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी बोथ इंक्रीजेस। कैसे, इस चीज को समझिए, दोनों चीजें इंक्रीज करती हैं। आप ब्रैकेट में लिखोगे I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। कैसे हो रहा है ये? हो इस तरह से रहा है कि जैसे ये आपके पास एक वेव है और इसका एम्पलीट्यूड ये है, ठीक, दूसरी वेव आपके पास है, ये टाइम के साथ है, जीरो है, यहाँ जीरो है, और इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, और जो फाइनली आपको मिल रही है, जो नेट मिल रहा है, देखिए दोनों सेम फेज में है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ बढ़ गया ना, ये एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ से ये वाई नेट आ गया। देखिए ये y2 था और ये y1 था, तो यहाँ जो आएगा ये y आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, y1 प्लस y2 हो जाता है। क्या होता है, y1 प्लस y2 हो जाता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया, तो y नेट ये निकल आता है। तो ये समझ में बात आई। कब आती है ये बातें? जब आप बोलते हो कि दोनों वेव सेम फेज में है, तब ऐसा होता है। तो और साथ में क्या समझ में आया कि एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी बोथ इंक्रीजेस। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या करते हैं हम बताते हैं कि व्हेन बोथ वेव्स, या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप, इफ बोथ वेव्स आर superimpose in opposite phase, then amplitude and intensity दोनों क्या होने वाली हैं? दोनों डिक्रीज करेंगी। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी बोथ डिक्रीजेस, मतलब I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर से ये भी डील होगा, दोनों डिक्रीज होंगे। अब डिक्रीज होने का मतलब कैसे समझना आना है आपको मुझे? देखिए, एक वेव ये थी, ये वेव ऐसे है, और दूसरी वेव कैसी है? दूसरी वेव हमने इसको ऊपर से छोटा बनाया और नीचे वाले थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड इसका बड़ा वाला है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि जो एम्पलीट्यूड इसका y1 है और इसका y2 है। अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा बड़ा है, y2 बड़ा है, तो एम्पलीट्यूड y2 माइनस y1 आएगा, घट गया एम्पलीट्यूड। तो मतलब हमें बनाना क्या है, y नेट बनाना है y2 माइनस y1, और वो क्या आएगा, वो छोटा आएगा थोड़ा सा, y1 से बड़ा हो सकता है, y1 के इक्वल भी हो सकता है, तो मैं इक्वल ही बना दे रहा हूँ, लेकिन नीचे बनाना है क्योंकि y2 ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास y नेट, ये हो गया हमारे पास y नेट। तो y नेट की वैल्यू कितनी आएगी, y2 माइनस y1। तो एम्पलीट्यूड छोटा हो गया तो इंटेंसिटी भी छोटी हो जाएगी। बस एक केस स्पेशल बचता है यहाँ पर, एक केस स्पेशल बचता है। वो क्या कि मान लो किसी रीजन से दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, तो क्या होगा, नोट क्या बताना है मुझे? हमने ऐसी सिचुएशन मान ली है कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स आर सेम, इफ एम्पलीट्यूड of both superimposing waves, if amplitude of both superimposing waves are equal, अगर इक्वल हो गई, then
इक्वल हो गई तो क्या आएगा, इक्वल हो जाने पर आपको समझ में ये आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। अब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, चाहे वो y1 माइनस y2 हो या y2 माइनस y1 हो, क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, इन कंस्ट्रक्टिव मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए नहीं तो समझ में, ठीक है लिख देता हूँ यहीं पे, देखिए इन डिस्ट्रक्टिव, अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूँ तो डिस्ट्रक्टिव में होगा क्या, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड 0 होगा। एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड होगा 0 और इंटेंसिटी भी कितनी होगी, इंटेंसिटी भी 0 होगी। क्यों, जिसका एम्पलीट्यूड 0 उसकी इंटेंसिटी 0। ये बात आपको समझ में आ रही, क्यों आ रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड होगा डिस्ट्रक्टिव में क्या, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, इसलिए 0 आएगा। अगर जिसकी इंटेंसिटी 0, जिसका एम्पलीट्यूड 0 उसकी इंटेंसिटी 0 हो ही जाती है। तो इस बात को आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम समझ लेते हैं यहीं पर कंस्ट्रक्टिव का खेल होगा तो क्या होगा, इन कंस्ट्रक्टिव क्या होगा। अगर मैं बात करूं इन कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऐड होता है। एम्पलीट्यूड कैसे होता है, एम्पलीट्यूड हमारे पास ऐड हो जाता है। तो ऐड होने का मतलब क्या आया कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, मतलब यहाँ से आएगा y1 प्लस y2 आएगा, ठीक। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर y माइनस y आ रहा था, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, y1 प्लस y2, मतलब ये आ जाएगा 2y, ये क्या आ गया, 2y आ गया। और वैसे ही इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, I प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जो एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा मैक्सिमम, ये भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिए, नोट करिए। होपफुली आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।